कुछ जवान से मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि राजीव जी को हमने या उनके संगठन को हमने नहीं कहा था कि आप हमारा साथ दीजिए, वो खुद से आए थे और खुद से हमारा साथ दे रहे थे। इसमें क्या सच्चाई है? ये झारखंड वेलफेयर एसोसिएशन के संस्था द्वारा कोरोना काल में विभिन्न जिलों में दुर्घटना, बीमारी और भूखमरी के कारण कगार पर आए होमगार्ड के जवानों के लिए आपकी संस्था अब तक क्या क्या की है? आपके जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर तिवारी जी पर झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाकर विभाग से बाहर कर दिया गया, और ऐसी कौन सी मजबूरी थी और ऐसे कौन सा आप जांच किए जिसमें उनको आरोपित आप बना दिए हैं, और यहाँ तक कि जो उनका प्रचार प्रसार किया गया, जो उन पर आरोप लगाए गए थे, ये कहाँ तक सच था? इसकी क्या सच? खैर, बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो जनता के सवाल हैं और कुछ होमगार्ड के सवाल हैं वो हम राजीव सर से पूछेंगे। सर, जो जनता के सवाल है वो मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा। पहला सवाल ये है, 8 तारीख महिला दिवस के दिन धरना किसकी अनुमति में और किन किन जवानों के नाम पर निर्गत किया गया था? किसके आदेश पर दिया गया? धरना का आदेश एसडीओ मैडम के द्वारा दिया गया था आंदोलन करने का, कि शांतिपूर्वक कोविड का अनुपालन करते हुए धरना करना है, किसी भी तरह का हंगामा नहीं करना है। उस समय रांची जिला के जो हमारे जिला अध्यक्ष थे मुकेश कुमार, उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, उसके आलोक में अनुमति दी गई थी। उसके बाद जब जूता पॉलिश का लेकर मेरे द्वारा जो आवेदन दिया गया, तब फिर उसके बाद फिर एसडीओ मैडम के द्वारा मेरे नाम से भी आदेश जारी किया गया था कि आप जो है धरना करना है तो कोविड का अनुपालन करते हुए धरना स्थल पर ही आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मेरे नाम पे और मुकेश कुमार के नाम पे धरना का आदेश मिला था। दूसरा सवाल, जब आपका धरना बिहार तर्ज के नाम पे किया गया था, तो आप झारखंड के निजी ड्यूटी क्षेत्र का मुद्दा क्यों उठा? हम लोगों ने बिहार राज्य के तर्ज पर जो मांग किया था, बिहार राज्य के तर्ज पर ही हमें एक पहला मांग मिला। बिहार राज्य में भी यही आदेश निकला हुआ है कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन संस्थानों में होमगार्ड जवानों को ही प्रतिनियुक्ति पर लेकर सुरक्षा कार्य कराया जाए। जैसा आदेश बिहार में था वैसा ही आदेश झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। अगर आप बोलेंगे तो मेरे मोबाइल में वो दोनों कॉपी है, दोनों कॉपी मैं दिखा सकता हूँ। जो पहला जो हमारा जो मांग था बिहार राज्य के तर्ज पर, वो बिहार राज्य के तर्ज पर ही दिया गया है। बिहार राज्य में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि होमगार्ड जवानों को नियमित रूप से रोजगार दिया जाए। बिहार में भी नियमित रोजगार नहीं मिला हुआ है, लेकिन जो सरकारी आदेश मतलब सरकारी कार्यालय में होमगार्ड जवानों की प्रतिनियुक्ति की जाए तो वहाँ पे सारे सरकारी कार्यालय में होमगार्ड जवानों की प्रतिनियुक्ति हो गई, जिस कारण वहाँ के होमगार्ड जवानों को ड्यूटी लगातार मिल रहा है, परंतु नियमित का कोई भी आदेश बिहार में भी नहीं है। अच्छा ठीक है, नियमित का नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ कि झारखंड के निजी ड्यूटी, यानी कोई अगर प्राइवेट से रखना चाहते तो रख सकते। जी नहीं, प्राइवेट से ऐसा कोई आदेश नहीं निकला है। सरकार के द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि झारखंड राज्य सरकार के जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन संस्थानों में सुरक्षा कार्य केवल होमगार्ड जवानों से ही लिया जाएगा, निजी सुरक्षा कर्मियों से नहीं लिया जाएगा। ये आदेश झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है। जब धरना चल रहा था तो उस समय मार्च का महीना था और उस समय आप लोगों ने काला होली मनाने का निर्णय लिया था, लेकिन आप पे आरोप ये लग रहे हैं कि आपने उसी दिन शाम में इस नियम को तोड़ा था। चूँकि आप झारखंड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव थे, लेकिन इस पद पे रहते हुए आप खुद इस नियम का पालन नहीं किए थे। ऐसे नहीं किए थे कि आपने शाम में जवानों को अबीर गुलाल लगाया था, तो फिर तो ये काली होली मनी नहीं सर। आपका जो प्रश्न है बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैंने उस दिन किसी को रंग नहीं लगाया था। रांची जिला के जो जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार थे वो धरना स्थल पर सुबह में नहीं थे, वो घर से ही होली खेल कर आए थे, होली अबीर गुलाल लगा कर आए थे, और उनके द्वारा ही सभी को अबीर गुलाल रंग वहाँ लगाया गया। और जो कामेश्वर पंडित जी जो ने काला होली मनाने की घोषणा की थी, वो खुद होली के दिन जो है अपने घर चले गए थे और घर पर जाकर अपना होली खेले, लेकिन हम लोग वहाँ धरना स्थल पर ही थे। हम लोगों ने ना उस दिन पकवान बनाया था ना खाना बनाया था, हम लोग धरना स्थल पर ही बने हुए। तो मुकेश कुमार के द्वारा ही आकर हम लोगों को जो है अबीर गुलाल लगाया गया था। ये सारे जवान भी जानते हैं, और मीडिया के माध्यम से भी सारे जवान से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी देखा था कि अबीर गुलाल किसने लगाया था। तो जब अबीर गुलाल वो लगा रहे थे तो आपने क्यों नहीं उन्हें उस समय रोका था? या उस समय अगर आप बोलते कि आप जब हम लोग यहाँ काला होली मना रहे तो आप क्यों ऐसा करें? इसे लेकर कुछ महिला जवान भी विरोध भी की थी कि आप इस तरह का जो काम कर रहे हैं काम गलत है, परंतु वो जो है वहाँ पर झंझट करना शुरू कर दिए। तो हम लोग देखे कि विवाद बढ़ जाएगा, इसीलिए हम लोग फिर वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाए। हम लोग बताया तो ये जा रहा है कि आपने गुलाल लगाया था और इसके चलते जितने होमगार्ड के जवान थे, चाहे महिला हो पुरुष हो, वो
शर्मिंदा उन्हें होना पड़ा? ये बिल्कुल निराधार आरोप है। अगर ऐसा आरोप है तो कोई भी प्रमाणित कर सकता है इस बात को, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चाईबासा जिला के हमारे महिला जवान थे, पुरुष जवान थे, जमशेदपुर की थी, जामताड़ा के भी थी, सभी लोग थे वहाँ पर। सभी लोगों ने देखा है कि सच्चाई क्या है। ये आरोप बिल्कुल गलत लगाया गया है। यानी आप उस दिन ऐसा कुछ नहीं किया? जी नहीं, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक वहीं धरना स्थल बने हुए थे, और उस दिन सहारा टीवी मीडिया के भी लोग आए थे, उन्होंने देखा था कि हम लोग कुछ नहीं किए थे। शाम में ये जो आप बता रहे हैं कि अबीर गुलाल लगा था, ये बिल्कुल सही लगा था। मुकेश कुमार के द्वारा अबीर गुलाल हम लोगों को लगा दिया गया था। हमारे चेहरे पे भी लगा दिए थे अबीर गुलाल, कुछ और जवान थे उनके ऊपर भी लगा दिया गया था। पलामू के हमारे जिलाध्यक्ष अजय जी थे, उन्हें भी लगा दिया गया था। आप उन सब चीज़ से पूछ सकते हैं। यानी मुकेश जी पे आप सीधा सीधा ये बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा किया? वही कार लेकर अपना आए थे, अपने घर से लेकर कार लेकर अपना आए थे, और उसके बाद आने के बाद वो जो है सभी को अबीर गुलाल लगाने लगे। और इसको लेकर जो है कि जमशेदपुर जिला की हमारी महिला जवान जो थी, वो लोगों ने भी विरोध किया कि इस तरह का आप काला होली मना रहे हैं और इस तरह से रंग लगा रहे हैं, ये गलत संदेश जाएगा। इस तरह का बात वहाँ पे कहा गया था। जल्दी जल्दी में हम लोग और भी एक दो सवाल लेते हैं। झारखंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा 8 मार्च को विधानसभा घेरने का काम किया गया था। उसके बावजूद आपने घेराव ना करके वहाँ पर धरना स्थल पर बैठ गए। घेराव नहीं किए बल्कि आप धरना स्थल पर खुद बैठ गए, ऐसा क्यों? 8 मार्च को धरना, जब हम लोग जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करने गए, उस दौरान आप सभी मीडिया बंधु भी वहाँ पर थे। आप लोगों ने देखा कि तुरंत हम लोगों को वार्ता के लिए वहाँ बुला लिया गया। वार्ता के लिए जब बुलाया गया, हम लोग वार्ता के लिए वहाँ गए, तो वार्ता पे हमारी मांगों पर वहाँ पर सहमति बनी। 1 मांग का आदेश निकालने का बात वहाँ पर हुआ, 2 मांग का 2 महीना में आदेश जारी करने का बात हुआ। जिसके बाद वहाँ से हम लोग आए, और उसके बाद आप सभी मीडिया बंधु के सामने हम लोगों ने सारी बातों की जानकारी दी। जब सरकार के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया, तब हम लोग उस दिन अपना जेल भरो आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। जी। अगला आरोप, झारखंड वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से मशाल जुलूस, जेल भरो आंदोलन की रणनीति तय की गई थी। इसके बावजूद दोनों रणनीति फेल हो गई। इसका जिम्मेदारी कौन है? जहाँ तक मशाल जुलूस की बात है, मशाल जुलूस हमारा पूरी तरह से सफल रहा था। मशाल जुलूस का ही देन था कि सरकार को झुकना पड़ा था, और उसके बाद वार्ता के लिए बुलाया गया, जो कि और उसमें झारखंड राज्य के सभी होमगार्ड जवानों का मैं आभारी हूँ कि जो उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। हाँ, जहाँ तक जेल भरो आंदोलन की बात है, जो सरकार ने वार्ता के दौरान कहा था कि मैं आदेश जारी करूँगा, तो 12 तारीख को उन्होंने अपना जो वादा किया था, उस वादे के अनुसार 1 मांग पर सरकार ने आदेश पारित कर दिया था, और 2 मांग हमारी पूरी नहीं हुई थी। और उसके बाद फिर जब हमारा आदेश हमें मिल गया, तो हम लोगों ने आंदोलन को, जेल भरो आंदोलन को स्थगित जरूर किया था, लेकिन आंदोलन को समाप्त नहीं किया था। परंतु जब धरना स्थल पर हम लोग आए, और धरना स्थल पर आने के बाद कुछ लोगों ने जिस तरह से उत्पात मचाया, तो हम लोगों को आंदोलन को वापस लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। और आपको मैं ये भी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे 2 जवान हमारे की मृत्यु भी हो गई थी, बहुत गंभीर से। कई जवान हमारे बीमार भी पड़ गए थे वहाँ पर, खुद मैं भी बीमार पड़ गया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी। ये सब कारण हो गया? यही सब कारण था, जिसके कारण जो है कि आंदोलन को वापस लेना पड़ा। हंगामा सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण कि सरकार ने हमारी 1 मांग मान ली, और 2 मांग पर सरकार ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तीसरा कि एसडीओ मैडम ने जो आदेश दिया था आंदोलन करने का, उस आदेश को एसडीओ मैडम के द्वारा कोरोना के कारण वापस ले लिया गया था। आपको ही पता है कि जब सरकार के द्वारा वापस आंदोलन को ले लिया गया, तो वो गैर कानूनी हो जाता है। और हमारे यूनियन को जो सरकार के कोर्ट से जो हमें जीत मिली है, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आप इलीगल और अनलॉफुल काम करते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो हमारा संघ का रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो जाता, और कई सारे हमारे होमगार्ड साथी भी इस केस में के चक्कर में पिसा जाते। तो ये सारी परिस्थिति ऐसी बन गई थी, जिसके कारण हम लोग को आंदोलन को वापस लेना पड़ा। सर, एक सवाल मेरा ये है कि कुछ जवान से मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि राजीव जी को हमने या उनके संगठन को हमने नहीं कहा था कि आप हमारा साथ दीजिए। वो खुद से आए थे और खुद से हमारा साथ दे रहे थे। इसमें क्या सच्चाई है? ये क्या? ये तो एक तरह से हंसी आती है इस तरह का जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ही शुरू से लेकर आज तक होमगार्ड जवानों के हित में संघर्ष किया है। इससे पहले भी 1-2 वर्ष पूर्व बिरसा चौक पे जो आंदोलन हुआ था, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन हुआ था। और इस बार भी जो आंदोलन हुआ था, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने पूरे झारखंड राज्य में डीसी कार्यालय के समझ 1 दिवसीय धरना भी हुआ था, जो सारे लोगों ने देखा है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के कारण ही सारे जवान एकजुट हुए थे, एक छत के नीचे आए थे। आप तो राजनीति कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। राजनीति मैं किस चीज़ पे राजनीति करूँगा? होमगार्ड पे? होमगार्ड पे मैं क्या राजनीति करूंगा? आप किसी भी जिला के जवान से पूछ सकते हैं, जिन भी जिला का धरना वहाँ पे सबका चल रहा था। किसी भी जिला से हम लोगों ने 1 रुपया नहीं लिया। सभी जिला को हम लोगों ने कह दिया था, आप अपने अपने जिला की जिम्मेवारी संभालें, सभी जवानों का रहने का, खाने पीने का व्यवस्था करें। अगर हम लोग को पैसा लेना रहता तो सबसे पैसा हम लोग लेते और लेके फिर हम लोग धरना करते, लेकिन हम लोग किसी भी जिला से हम लोगों ने 1 रुपया नहीं लिया। अच्छा, तो आप
बताइए क्या कि आप लोग खुद से आए थे, आपके जो संगठन के लोग हैं वो खुद आए थे इन लोगों के समर्थन में? जी नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि एसडीओ मैडम के द्वारा झारखंड होमगार्ड वेक्सन के ही नाम पर जो है वहाँ धरना की अनुमति दी गई थी। हाँ, तो आप चूंकि अपना लेटर पैड देंगे तो मैम तो उसी के नाम से देगी। हाँ, तो हमें हमारे यूनियन पे और जितने भी जिला हमारे पूरे झारखंड में जितने भी जिला हैं, सारे जिला के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में या जिला सचिव के नेतृत्व में ही सारे होमगार्ड जवान एकजुट हुए थे धरना स्थल पर। खैर, अगला सवाल लेते हैं। जिस जिले के जवान ने ड्यूटी का बहिष्कार किया और उनका कोई भी मानदेय नहीं मिला, यहाँ तक कि उनके द्वारा उस धरने में कर्ज लेकर भी वो आए थे, चंदा करके कर्ज करके 35 दिनों तक वो आपके साथ रहे, इसके बावजूद किसी भी प्रकार का सटीक जवाब सरकार के द्वारा नहीं मिला और धरना समाप्त करना पड़ा, इसमें उन जवानों की क्या गलती? उन जवानों की कोई गलती नहीं है, वो गलती उनकी है जिन्होंने ड्यूटी बहिष्कार को लेकर घोषणा की और खुद अपने ड्यूटी का बहिष्कार नहीं किया। खुद कामेश्वर पंडित जी जो हमारे थे उन्होंने ड्यूटी बहिष्कार की घोषणा किया, लेकिन उन्होंने अपना ड्यूटी का बहिष्कार नहीं किया। मुकेश कुमार जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके जो इतने भी साथीगण थे उन्होंने अपनी ड्यूटी का बहिष्कार नहीं किया। जो मेन जिला राजधानी रांची का जिला है, रांची जिला के हमारे होमगार्ड साथियों ने अपनी ड्यूटी का बहिष्कार नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गुटबाजी रांची में है। गुटबाजी 10 गो 20 गो का गार्ड लेकर सब चलाते हैं, वो लोग गुटबाजी करते हैं। और गुटबाजी के कारण जो है रांची जिला जो मुख्य जिला था, अगर रांची जिला के सारे जवान ड्यूटी का बहिष्कार करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार पर प्रभाव पड़ता। जब राजधानी में ही ड्यूटी का बहिष्कार नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं था। और जो हमारे जवान जो 35 दिन तक जो ड्यूटी का बहिष्कार किए वो क्रांतिकारी जवान थे, जो अपने हक और अधिकार के लिए आगे आए, लेकिन उनके साथ गद्दारी किया है वैसे जवानों ने जिन्होंने अपनी ड्यूटी का बहिष्कार नहीं किया, जिसके कारण उनको कष्ट झेलना पड़ा। बेचारे बहुत कर्ज के बोझ तले दबे भी हुए हैं, इस पर सच्चाई बात है। और उन जिलाओं में जवानों को ड्यूटी बहुत कम मिलती है, लेकिन फिर भी जिस तरह भारत देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह आगे आए थे, उसी तरह हमारे होमगार्ड के जवान भी आगे आकर अपने ड्यूटी का बहिष्कार किए थे। अगला सवाल, आपके झारखंड वेलफेयर एसोसिएशन के संस्था द्वारा कोरोना काल में विभिन्न जिलों में दुर्घटना, बीमारी और भूखमरी के कारण कगार पर आए होमगार्ड के जवानों के लिए आपकी संस्था अब तक क्या क्या की है? हमारे संस्था के द्वारा जब भी हमारे किसी होमगार्ड साथी की मृत्यु होती है तो उसे संस्था की ओर से आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। साथ ही उनके अनुकंपा से संबंधित जो भी मामला होता है उस मामले पर जिला से लेकर मुख्यालय स्तर तक उनका सहयोग करने का कार्य किया जाता है। अभी तक कितना को किए? अभी तक मान लीजिए कोरोना में मृत्यु हो गया या फिर जो कर्ज लेके आए थे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए, तो इसमें से कितने लोगों का आपने सहयोग किया है? आपके जो संस्था है आपकी? जैसे ही हम लोग को जानकारी मिलती है हम लोग सहयोग करते हैं। अभी कोडरमा में हमारा एक जवान मर गया था, उसको हमारे संगठन के द्वारा सहयोग किया गया। अभी एक जगह पलामू में हमारा एक जवान मरा, वहाँ पे हमारे संगठन के द्वारा सहयोग किया गया। जमशेदपुर में भी हमारे जवान मर गए थे, वहाँ भी हमारे साथियों ने उनको साथ सहयोग किया। तो जहाँ भी हम लोगों को जो भी बन पड़ता है हम लोग अपने साथी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आगे भी हमेशा उनकी मदद करेंगे। एक होमगार्ड के जवानों ने हमसे ये बोला था कि आप जब जाइएगा तो उनसे एक क्वेश्चन पूछिएगा। बहुत गंभीर आरोप है तिवारी जी। जी पूछा जाए। एक गंभीर आरोप है तिवारी जी, आपके जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर तिवारी जी पर झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाकर विभाग से बाहर कर दिया गया। और ऐसी कौन सी मजबूरी थी और ऐसे कौन सा आप जांच किए जिसमें उनको आरोपित आप बना दिए हैं? और यहाँ तक कि जो उनका प्रचार प्रसार किया गया, जो उन पर आरोप लगाए गए थे, ये कहाँ तक सच था, इसकी क्या सच्चाई है, ये आप लोगों को बताइए। मैं श्याम सुंदर तिवारी के संबंध में बताना चाहता हूँ कि हमारे वो जिला अध्यक्ष जनवरी 2021 तक थे, उनको फरवरी 2021 में हम लोगों ने संगठन से बाहर कर दिया था, क्योंकि उनके द्वारा दूरभाष पर जो है कि मेरे साथ भी गाली गलौज किया गया। हमारे और भी प्रतिनिधि जो हमारे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया था। जमशेदपुर जिला के भी कुछ साथियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसके बाद मैंने इससे संबंधित पत्र बनाकर डीसी सर को, एसपी सर को, सभी को मैंने दिया था और उनके खिलाफ जो है मैंने संघ से निष्कासित कर दिया था। अच्छा, वो गाली गलौज क्यों किए? कौन सी बात? यही तो समझने वाला बात है कि गाली गलौज क्यों किए। क्योंकि उनका सारा कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। वो जो है बहुत शक्की किस्म के इंसान है, उनको शक रहता है।
कुछ दिनों पहले जो है कि जैसी जानकारी मिली है कि कार्यालय में भी इनके द्वारा जो है कि वहाँ के कुछ पदाधिकारी के साथ हो हंगामा किया गया, गाली गलौज किया गया, जिसके बाद उनको स्पष्टीकरण पूछा गया था कि क्यों ना आपके द्वारा जो गाली गलौज किया आपको सेवा से वंचित कर दिया जाए। इसके बाद श्याम तिवारी ने मुझसे संपर्क किया, उसके बाद मैंने उनका स्पष्टीकरण का जवाब बना दिया। 6 महीना तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एक दिन गए और जाके डीएसपी साहब से किसी बात को लेकर उलझ गए। उसके बाद फिर इन पे स्पष्टीकरण पूछा गया और इनको जो है सेवा से वंचित कर दिया गया। तो इनको ये बात का शक था कि राजीव तिवारी ने ही मेरे को सेवा से वंचित करा दिया। अगर मुझे सेवा से वंचित कराना रहता तो मैं इनका स्पष्टीकरण क्यों बनाता। तो मैंने इनका स्पष्टीकरण बनाया और जब मैंने इनको संगठन से बाहर कर दिया, जब संगठन से निष्कासित कर दिया, तब इनके द्वारा जो है कि उल्टा सीधा गलत सलत आरोप लगाया जाने लगा। यानी सारे और आज भी श्याम सुंदर तिवारी मुझसे संपर्क में है, मुझसे हमेशा फ़ोन करते हैं, मुझसे हमेशा राय मशवरा करते हैं। जो उनके व्हाट्सएप पर मैसेज आप देख सकते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं अगर मैं गलत था तो क्यों वो मुझे फ़ोन करके मुझसे राय मशवरा करते हैं। आज भी मुझसे करते हैं और मुझसे जो भी सहयोग बन पाएगा, श्याम तिवारी हमारे होमगार्ड का ही एक जवान है, तो मुझसे जो भी मदद बन पाएगा मैं मदद करूंगा। और श्याम तिवारी को विभाग से बाहर नहीं कर दिया गया है। श्याम तिवारी के ऊपर जो आरोप था, उस आरोप पर उनको 6 माह के लिए सेवा से वंचित किया गया था। फिर से वो विभाग में वापस आ चुके हैं, परंतु वो जहां भी ड्यूटी के लिए जाते हैं उनका वहां पर आमद नहीं हो पाता है। तो इसमें विभाग को संज्ञान लेना चाहिए कि अगर किसी होमगार्ड जवान का कमान निर्गत होता है तो उस जवान को वहाँ पर कैसे आमद हो, इसका संज्ञान जरूर कार्यालय को लेना चाहिए। ये श्याम के साथ मुझे ऐसा लगता है कि श्याम के साथ वहाँ पर गलत हो रहा है कि 3-3 बार उनको कमान दिया गया लेकिन वहाँ आमद नहीं हो रहा। और मुझे जो भी मन पड़ेगा मैं उनकी मदद निश्चित रूप से करूँगा। उनको जो आरोप लगाना है मेरे पे लगाते रहें, लेकिन वो मेरे होमगार्ड के जवान भी हैं और मेरे भाई के समान है, तो मैं उनकी मदद करूँगा। जो भी आप दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं वो हम जनता को और जो होमगार्ड के जवान आप ये पे आरोप देखिए, लगा रहे थे इनके उसको द्वारा आप देखिए, ये है 7 सितंबर 2021 को उनके द्वारा ये कमान मेरे पास भेजा गया कि देखिए भैया मेरा कमान मुझे वापस कर दिया गया है। अगर श्याम को आज भी मेरे ऊपर विश्वास है तब तो वो मुझे अब ये कमान भेज रहे हैं। आज 7 सितंबर, ये जो 7 सितंबर का ये है, आप देख लीजिए स्पष्ट रूप से 7 सितंबर उनके द्वारा कमान भेजा गया कि देखिए भैया मेरा कमान वापस कर दिया, भैया इसमें क्या करें। तो मैंने उन्हें सलाह दिया कि आप लिखित रूप में एक आवेदन दीजिए जिला समादेष्टा महोदय को कि मैं वहाँ कमान आमद कराने गया था लेकिन मेरा कमान आमद नहीं हुआ। तो मुझसे अभी भी वो मदद मांग रहे हैं और मैं उनका हमेशा मदद करूँगा। मैं उनको जो आरोप लगाना लगाता रहे, कोई उन्हें गुमराह करता है तब वो इस तरह की हरकत करते हैं, लेकिन दिल के सच्चे इंसान हैं, कभी कभी गलत कर देते हैं। बस यही मैं कहूँगा, और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता उनके संबंध में। सर एक और सवाल है, जब आप कार्य से सेवा मुक्त हैं, इसके बाद भी सभी जिला के बातों को आप सुनते हैं, इसका क्या कारण है और ऐसी कौन सी कमजोरी है जो वो लोग आपसे टच में रहते हैं या फिर आप उनका हेल्प करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि होमगार्ड विभाग में जो भी भ्रष्टाचार और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाता है, अधिकारी सबसे पहले उस पर कार्रवाई करते हैं और उसे सीधा विभाग से बाहर कर देते हैं। रवि मुखर्जी और मेरे ऊपर जो भी कार्रवाई हुई, दोनों पर बिना जांच पड़ताल, बिना स्पष्टीकरण पूछे कार्रवाई की गई थी। यहाँ जो भी होमगार्ड का जवान जो भी भ्रष्टाचार और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके साथ इस तरह कार्रवाई की जाती है। दुमका जिला में जो जवान आवाज़ उठाए भ्रष्टाचार और शोषण के खिलाफ में, 18 महीना से उनको ड्यूटी नहीं मिला गया, उनको बॉन्ड नहीं भरा गया। तो इस जवान इसलिए टच में रहते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास रहता है कि राजीव तिवारी से मैं मदद मांगूंगा तो मुझे मदद मिलेगी। अभी कुछ दिन पूर्व आपको गढ़वा जिला में हमारे जेल के कारा सिपाही के द्वारा हमारे एक जवान के साथ मारपीट कर दी गई। उनके साथ जब मारपीट किया गया, मुझे जब सूचना मिला तब मैंने इस पर संज्ञान लिया, जेलर से बात किया और उसके खिलाफ जब हम लोग आगे बढ़े तो उनके जो कारापाल थे उन्होंने माफ़ी मांगी और जवान से माफ़ी मांग का सुलह वहाँ पर हुआ। फिर तो जवान को विश्वास है कि राजीव तिवारी के पास खबर पहुँचेगा तो ये हमारी मदद करेंगे और मैं हमेशा होमगार्ड जवानों के लिए मदद करने के लिए आगे रहता हूँ। जहाँ भी हमारे होमगार्ड जवानों को समस्या आती है मैं वहाँ खड़ा होता हूँ। दुमका जिला में जैसा मैंने बताया कि मेरे ऊपर ST/SC का केस करने का कोशिश किया गया। क्यों करने की कोशिश किया? क्योंकि मैं जाकर वहाँ पर होमगार्ड जवानों की जो समस्या हो रही थी, जो परेशानी आ रही थी, जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, जो उनका शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ मैंने जाकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था। तो मेरे जवान को ये विश्वास है कि राजीव तिवारी, रवि मुखर्जी हमारा मदद करेगा, इसलिए वो लोग हमारे पास आते हैं। और आप कहीं भी जिला में चला जाइए, आपको केवल झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आप अपना तो संगठन बता रहे कि दिखाई पड़ेगा, लेकिन मैं एक पर्सनल सवाल ये पूछना चाहूँगा। चूँकि हमारे एरिया में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे कुछ होमगार्ड के जवान थे, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो उन्होंने हमसे यही कहा कि आप कृपया उनका नाम नहीं लें, चूँकि हम उनका नाम नहीं भी लेंगे, लेकिन उनका यही कहना है कि सब कमान तो मिलता है लेकिन कमाई नहीं मिलता है, और बोलते हैं कि कुछ समय ऐसा हो जाता है कि वो लोग दूसरे घर से खाना मांगकर खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उन जवानों के लिए आप क्या करेंगे, या फिर अभी तक उनका
कोई सूद लेने वाला तक नहीं है राजीव जी। ये बहुत बड़ी समस्या है। आपका कहना बिल्कुल सत्य है। हमारे जवान ड्यूटी करते हैं परंतु उन्हें सालों साल तक उनके मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता, जिसको लेकर मैंने सूचना अधिकार के तहत सूचना की मांग की थी होमगार्ड मुख्यालय से। सरकार से मुख्यालय के द्वारा सूचना दिया गया कि कई जवानों को 2018 से वेतन का बकाया है। इसको लेकर मैंने सूचना अधिकार लगाया, तब मुझे मुख्यालय बुलाया गया और बुला के मुझे अवलोकन कराया गया। तो मैं इस मामले को लेकर आगे बढ़ा हुआ हूँ। छत्तीसगढ़ चुनाव का ड्यूटी का भी पैसा होमगार्ड जवानों को नहीं मिला है। पिछले साल कोरोना ड्यूटी का भी कराया गया तो नहीं मिला है। तो इन सारे मामले को लेकर हम लोग अतिशीघ्र माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने जा रहे हैं। तो जब हेमंत जी की सरकार है तब से मतलब नहीं मिल रहा है। चूंकि 18 का आप बात करें तो क्या रघुवर दास में वो भी पैसा नहीं देते थे? रघुवर सरकार में ही तो ज़्यादा होमगार्ड जवानों का शोषण हुआ। सबसे ज़्यादा शोषण अगर हुआ तो रघुवर सरकार में ही शोषण हुआ। हेमंत सरकार में कार्रवाई हो रही है। जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। अभी दुमका जिला में जो देखने को मिला है कि 6 ईमानदार IAS अधिकारी वहाँ पर जांच कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा जांच कर रहे हैं। तो हेमंत सरकार पे विश्वास है कि ये होमगार्ड जवानों का शोषण होने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी अभी भी होमगार्ड का शोषण हो रहा है। अभी मैं बताना चाहूँगा, जो होमगार्ड मुख्यालय के हमारे समादेष्टा श्री हरिलाल चौहान जी हैं, वो बिल्कुल तानाशाही की तरह कार्य कर रहे हैं। होमगार्ड जवान के द्वारा जब भी कोई मामला को उठाया जाता है तो उस पर वो किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लेते हैं, केवल वो अपना मनमानी नीति पर कार्य कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जब भी किसी के द्वारा कोई भी पत्र डाला जाता है कि यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है तो उनको संज्ञान लेना चाहिए। मैंने दुमका जिला में होमगार्ड जवानों की समस्या को लेकर कई बार सूचना अधिकार के तहत सूचना की मांग की, परंतु आज तक दुमका जिला के द्वारा सूचना का मुझे जवाब नहीं दिया गया। आखिर क्या कानून से ऊपर है दुमका जिला? कानून से ऊपर है होमगार्ड मुख्यालय? सभी लोग नियम से बंधे हुए हैं। तो जब सब लोग को नियम का पालन करना चाहिए तो होमगार्ड मुख्यालय के समादेष्टा हरिलाल चौहान जी नियम का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, चलते चलते सर एक आखिरी सवाल यही रह जाता है कि 5 महीने बाद आज होमगार्ड के जो जवान हैं उनकी क्या स्थिति है? क्या बिहार तर्ज पर जो आप लोग मांग कर रहे थे क्या वो मिला है या नहीं मिला है? आपसे यही मेरा आखिरी सवाल है। होमगार्ड जवानों की जो स्थिति उस समय थी धरना के समय में, उसमें थोड़ा सा बस सुधार आया है कि सरकार के आदेश का इम्प्लीमेंट कई जिलाओं में होना शुरू हो गया है। कई जिलाओं में सरकारी कार्यालयों में होमगार्ड जवानों की प्रतिनियुक्ति शुरू हो गई है, परंतु जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। सरकार ने फिर आदेश जारी किया है और बिहार में भी सरकार के द्वारा जब आदेश जारी किया गया था तो करीब 2 साल का समय लगा था पूरा इम्प्लीमेंट होने में, तब जाकर वहाँ के होमगार्ड जवान खुशहाल हुए। तो यहाँ भी लगता है कि 2 साल का समय लगेगा तो जवान हमारे लगता है भुखमरी से मर जाएंगे। तो हम लोग 2 साल का इंतजार नहीं करेंगे। हम लोग अतिशीघ्र दशहरा पूजा के बाद एक केंद्रीय समिति की बैठक बुलाकर और जवानों के द्वारा जो भी सुझाव आएगा उस सुझाव के अनुसार हम लोग अगला कार्रवाई करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रश्न हमने राजीव जी से पूछा, और अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, वो हम फिर से राजीव जी से जुड़ेंगे और वो सब सवाल फिर से इनसे हम पूछेंगे। बहरहाल जो अभी स्थिति है वो सबके सामने है। आने वाले समय में जैसा कि इन्होंने बताया कि दशहरा के बाद ये लोग खुद एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद जो भी अभी जो स्थिति है उस पर चर्चा करके आंदोलन करना है नहीं करना है, या जो एक बड़ा जो कार्यक्रम है वो ये लोग तय करेंगे। उस जो मीटिंग होगी वो भी हम लोग आप दर्शकों के सामने रखते रहेंगे। होमगार्ड से जुड़ी हर एक खबर के लिए देखते रहिए जनचर्चा टीवी। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु शेखर, जनचर्चा टीवी, रांची।